दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनर अली के साथ कोलैब किया है क्योंकि मेरा गला ख़राब होने की वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था और यही रीज़न है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट भी हो गई। साथ ही ये वीडियो इस तरह की फर्स्ट कोलैब वीडियो है। आप लोगों को हमारी ये कोलैबोरेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा है कि लुओ फैंग ने अपने कल्टीवेशन के चैलेंज को कंप्लीट करते हुए यूनिवर्स मास्टर लेवल की टेक्निक को क्रिएट कर लिया था, जिसके चलते वो एंसेस्टर बीस्ट गॉड को चैलेंज करते हुए उन्हें हराने में भी कामयाब हो जाता है। इसीलिए बैट को हारने की वजह से एंसेस्टर बीस्ट गॉड ने भी लुओ फैंग को ट्रेजर आर्मर्स का सेट दिया था और साथ ही वो फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी को भी अपने सेट में ज्वाइन करवा लेते हैं, जिसके चलते उन्हें फैंग को एक और ट्रेजर देना पड़ गया था। इसलिए वो फैंग को उसकी ह्यूमन बॉडी के लिए एक स्वॉर्ड टाइप वेपन देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस सब के बाद फिर फैंग अपने मास्टर जुओ शेनकी के साथ ओरिजिनल यूनिवर्स में वापस आ गया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम फैंग की ह्यूमन बॉडी को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन किंगडम में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था और यहाँ वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, प्रीमोडियल स्टार की बैटल के बाद वहाँ पर मौजूद अलग अलग रेसिस के पावरफुल एक्सपर्ट्स के अगेंस्ट मेरी फियर्स कॉम्बैट फाइट के सीन्स वो याद करके मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो मेरे सामने मौजूद है। जब फैंग ये सब कुछ सोच रहा होता तो हमें विजुअल्स में भी ये सीन्स दिखाए जाते हैं, लेकिन हम एक्चुअल एपिसोड में ये सब नहीं देख सके कि फैंग ने वहाँ पर कैसे बैटल की और उसके अगेंस्ट कौन कौन से एनिमीज थे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो फैंग की वो सभी बैटल्स जरूर मूवी में हुई होंगी जो कि मूवी 1 मई को रिलीज होने वाली है। जरूर इस एपिसोड से पीछे की स्टोरी हमें उसी मूवी में ही देखने को मिलेगी। फैंग इस सब बारे में सोच लेने के बाद अब एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, फाइनली अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है और अब मुझे सभी लोगों ने एज अ यूनिवर्स मास्टर लेवल रिकॉग्नाइज कर लिया है, जिसके चलते अब मैंने सक्सेसफुली अर्थ के ऊपर अपना सारा कंट्रोल वापस पा लिया है और अब इस पॉइंट तक मैंने 9th रिवॉल्यूशन सीक्रेट मैनुअल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और स्टार टावर पर पूरी मास्टरी हासिल कर ली है। साथ ही मेरे पास सुप्रीम ट्रेजर जुई की ब्लेड भी है जो कि बहुत बहुत टेरिफाइंग है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अब मैं यूनिवर्स मास्टर लेवल की पीक की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका हूँ। ये कहते हुए मैं फैंग यहाँ पर अपनी न्यू सोर्स की कुछ पावर्स को भी अनलिश करके दिखा रहा था, पर तभी अचानक से ही उसे अपने रिस्ट डिवाइस पर एक मैसेज रिसीव होता है जिसे देखते साथ ही वो थोड़ा सा परेशान हो गया था। इसी के साथ फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपने मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड के सामने पहुंच चुका है, पर क्योंकि उसे रीजन मालूम नहीं था कि मास्टर ने उसे क्यों बुलाया है, इसलिए वो मास्टर के सामने उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पर क्यों बुलाया है। अभी फैंग का क्वेश्चन कंप्लीट होता ही है कि तभी उसे अपने पीछे से किसी पावरफुल पर्सन को फील होने लगता है और वो कहता है, यहाँ पर लो पावर्स की एनर्जी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है लेकिन इनमें कोई भी किलिंग इंटेंट नहीं। इसी के साथ वहाँ पर स्पेस एंड टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक स्पिरिचुअल फॉर्म बाहर आते हुए कहती है, लुओ फैंग क्या तुमने मुझे पहचाना। यहाँ फैंग उन्हें देखते साथ ही पहचान चुका था, इसलिए वो कहता है, सीनियर ड्रैगन मास्टर। साथ ही फिर हमें यहाँ पर फैंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसे सोचते हुए फैंग कहता है, पास्ट में जब मुझे 3 रेस अलायंस के पावरफुल वॉरियर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था तब आपने ही वहाँ के स्पेस एंड टाइम को डिसरप्ट करते हुए मुझे वहाँ से निकलने में हेल्प की थी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। ये कहते हुए फैंग ड्रैगन मास्टर की स्पिरिचुअल फॉर्म को छोड़कर यहाँ पर उनकी रियल बॉडी जो कि इनविजिबल थी उनकी तरफ अपना रुख करते हुए उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है, मैं आखिर ये कैसे भूल सकता हूँ। फैंग को अपनी रियल बॉडी को ढूंढ लेने पर ड्रैगन मास्टर सरप्राइज होते हुए कहते हैं, तुमने एक्चुअली इंस्टेंटली पता लगा लिया कि मेरी रियल बॉडी किस जगह पर मौजूद है। इम्प्रेसिव। इस पर मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड उसे कहते हैं, ड्रैगन मास्टर तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी यंगर जनरेशन को टीज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इसी के साथ वहाँ पर एक और पावरफुल बीइंग की लो पावर्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं जो कि आइस टाइप की थी। जो होता हुआ देखकर मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं, इनसे मिलो, ये है मेरे जूनियर फेलो डिसाइबल आइस पीक मास्टर। इस पर तो फैंग उन्हें अंकल मास्टर कहते हुए रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है, पर आइस पीक मास्टर तो इस पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते और काफी कोल्डली लुओ फैंग के करीब से गुजरते हुए मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ फैंग के पास से गुजरने से ही फैंग के इनर वर्ल्ड तक इनकी एनर्जीज फैल रही थी। इनकी पावर्स के इतने कोल्ड ऑरा को फील करके बबाता रोटोका तो काफी ज्यादा ठंड में जकड़ चुकी होती है और वो खुद को यूं तरतराते हुए संभालते हुए कहती हैं, मैंने सुना है कि आइस पीक मास्टर बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और इन्हें अप्रोच करना भी बहुत मुश्किल है। ये जल्दी किसी से बात तक नहीं करते, लेकिन रेस से रिलेटेड ज्यादातर मैटर्स में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है। इसी के साथ वहाँ पर एक और पावरफुल बीइंग अपीयर होना शुरू हो जाता है और उसका ऑरा काफी ज्यादा डार्क था। उनके यहाँ पर अपीयर होने से पहले ही हर तरफ काले बादल छा जाते हैं और चारों तरफ डार्क ऑरा फैला हुआ होता है। फैंग तो ढंग से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। जो सब फील करते हुए फैंग अपने मन में कहता है, अचानक से ही हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बुरी तरह से बाउंडलेस डार्कनेस ऑरा में कवर हो गया है। ये क्यूरियोसिटी लॉर्ड के जेंटल ऑरा के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसी के साथ मास्टर
क्यूरियोसिटी लॉर्ड अपने ऑरा को रिलीज करते हुए इस डार्कनेस ऑरा को पूरी तरह से सप्रेस कर देते हैं और फैंग के साथ इन न्यू मास्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं ये भी मेरे जूनियर फेलो डिसाइबल्स में से एक है। इनका नेम है डार्कनेस मास्टर और इनके पीछे मौजूद है इनका डायरेक्ट डिसाइबल जिसका नेम है नेदर मास्टर। ये देखकर तो फैंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है तो इसका मतलब है कि ये सभी सीनियर्स एक ही मास्टर के डिसाइबल्स हैं। ये सोचते फैंग फौरन से डार्कनेस मास्टर और उनके डिसाइबल को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। मुबाता उन्हें देखते हुए कहती हैं ये सब लोग तो ह्यूमैनिटी के पिलर्स हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक रिकॉर्ड्स में रेयरली ही इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। मुबाता डार्कनेस मास्टर और नेदर मास्टर को देखते हुए फैंग से कहती है डार्कनेस मास्टर तो पूरी तरह से डार्कनेस ऑरा से भरे हुए हैं, जबकि उनका ये डिसाइबल नेदर मास्टर ये फुली किलिंग ऑरा से भरा हुआ है। क्या ये सच में सेम क्यूरियोसिटी लॉर्ड की लाइनेज से हैं? इधर अब अपने सभी साथियों के आ जाने के बाद मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड फैंग से कहते हैं मेरा तुम्हें यहाँ पर बुलाने का रीजन इन सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना था, साथ ही मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलवाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। वही है जो हमारे वर्चुअल यूनिवर्स लाइनेज के फाउंडर हैं। ये सुनकर फैंग को झटका लगता है और वो काफी हैरान हो गया था। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट व्यू में हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग अपने इन सभी सीनियर्स के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो अपनी बॉडी को फील करते हुए कहता है मैं कई सारे लो फ्लक्चुएशंस को सेंस कर पा रहा हूँ। ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं यूनिवर्स ओरिजिन के करीब पहुंच चुका हूँ। ये कहते हुए जैसे ही फैंग मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड की तरफ देखता है तो उसे मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड भी अलग ही एनर्जी फॉर्म में नजर आते हैं, जिस पर मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड उससे कहते हैं तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल सही हैं। हमारे मास्टर जहाँ पर रहते हैं वो जगह वर्चुअल यूनिवर्स का ओरिजिन है। ये सुनकर फैंग और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या वर्चुअल यूनिवर्स का भी अपना एक ओरिजिन लैंड है? इसी के साथ ये सभी लोग मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड के मास्टर के सामने पहुंच चुके होते हैं और हमें यहाँ पर उनकी फर्स्ट लुक देखने को मिलती है। यहाँ फैंग बड़े गौर से उन्हें देख रहा होता है, जिस पर मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड और फैंग को अपने टीचर के बारे में बताते हुए कहते हैं ये है हमारे मास्टर युआन। ये यूनिवर्स में ह्यूमन रेस के फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हैं। इनकी कल्टीवेशन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी थी। एक वक्त था जब ये पूरे यूनिवर्स में फ्रीली कहीं भी आ जा सकते थे। इन्होंने अपनी लीजेंडरी रेपुटेशन बनाई थी। इस पूरे प्रीमोडियल यूनिवर्स और इवन बियॉन्ड द यूनिवर्स कोई भी इनकी पावर्स का सामना करने के काबिल नहीं था। मास्टर ने ह्यूमन रेस को कंटिन्यूसली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया जब तक कि हम यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल फोर्स नहीं बन गए और हम डिसाइबल्स के पास आज जो कुछ भी है वो इन्हीं की वजह से है। ह्यूमन रेस ने इनके अंडर में प्रोटेक्शन ली जो कि आज भी हमारे पास है। मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड की ये सारी बातें सुनकर फैंग खुश होते हुए अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है एक ऐसा आदमी जो अपने चेहरे पर वार्म स्माइल लिए हुए है। ये एंसेस्टर युआन है, ह्यूमन रेस के ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल बीइंग। फैंग ये सोच रहा था कि तभी मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड उससे कहते हैं लुओ फैंग अपने ग्रैंड मास्टर को रिस्पेक्ट पे करो। इसी के साथ लुओ फैंग क्यूरियोसिटी लीडर और बाकी सभी लोग एक साथ मास्टर युआन को ग्रीटिंग्स करते हैं और यहाँ मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर बोल रहे थे मैंने आपके डिसाइबल ने आपके सभी ऑर्डर्स को फॉलो किया है कि वो सिटी को गार्ड करते हुए ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इस एंडलेस टाइम स्पैन में मैंने कभी भी छोटी सी भी कमी नहीं आने दी और अब क्योंकि लुओ फैंग न्यूली यूनिवर्स मास्टर लेवल रिकॉग्नाइज्ड किया गया है तो मुझे यकीन है कि हमारी ह्यूमन रेस यकीनन और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर बनेगी। जब वो इतना कहते हैं तो हम देख पाते हैं कि सभी मास्टर्स के चेहरे पर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और स्माइल आ जाती है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि एंसेस्टर युआन की वो बड़ी सी इमेज जरा से भी मूव नहीं करती। इसीलिए अब सभी मास्टर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहते हैं हम डिसाइबल सब चलते हैं। इसी के साथ वो सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ फ्लाई करके जाने लगते हैं। तभी अचानक से फैंग मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड के पास आते हुए उनसे कहता है टीचर अगर ग्रैंड मास्टर फ्रीली पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते थे और उनकी पावर्स की बराबरी का कोई भी नहीं था तो फिर कैसे वो। फैंग ये कहते हुए काफी उदास हो गया था और उसकी हेजिटेशन को फील करते हुए मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड उसकी बात को कंप्लीट होने से पहले ही उससे कहते हैं एक्चुअली हमारे टीचर अभी तक मरे नहीं हैं। ये सुनकर फैंग काफी हैरान हो गया था। इससे पहले कि वो कोई और क्वेश्चन करता तभी डार्कनेस मास्टर आगे कहते हैं क्योंकि हमारे मास्टर पहले ही पीक ट्रू गॉड लेवल तक पहुंच चुके थे लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए वो कंटिन्यूसली अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए और भी चीजें ढूंढते रहे और इसी वजह से प्रीमोडियल यूनिवर्स ने उन्हें अपने ऑपरेशन रूल को चैलेंज करने के तौर पर कंसीडर किया और इसी के चलते यूनिवर्स ओरिजिन ने हमारे मास्टर को पनिशमेंट दे दी। ये सारी बात सुनकर तो यहाँ पर ड्रैगन मास्टर को भी काफी गुस्सा आ रहा था पर फैंग हैरानी से पूछता है
ओरिजिन यूनिवर्स विल। इस पर मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर उसके डाउट्स को क्लियर करते हुए बताते हैं ओरिजिन यूनिवर्स की विल की पनिशमेंट के बावजूद भी हमारे मास्टर उससे बिल्कुल भी नहीं डरे। वो किसी भी हाल में अपने प्रोग्रेस को रोकने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने यूनिवर्स ओरिजिन विल के अगेंस्ट फाइट की। इसीलिए इन द एंड हमारे मास्टर हमेशा के लिए ओरिजिन यूनिवर्स विल के हाथों ट्रैप्ड हो गए। हम नहीं जानते कि वो किस जगह पर कैद है। ये सुनकर फैंग उनसे कहता है क्या उन्हें वहाँ से बचाकर लाने का कोई रास्ता है। इस पर मास्टर काफी ज्यादा उदास होते हुए एक गहरी सांस लेने के बाद नाम में सर हिलाते हुए कहते हैं नहीं। साथ ही यहाँ हम देख पाते हैं कि बाकी सभी मास्टर्स भी काफी उदास थे। इसके बाद फिर मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड और कहते हैं जब से हमारे मास्टर को सप्रेस कर दिया गया है तब से 1 बाय 1 और कई सारी रेसेस सामने आना शुरू हुई हैं और अब वो डोमिनेंस के लिए ह्यूमैनिटी के साथ कम्पीट कर रही हैं। मेरे तुम्हें यहाँ पर लाने का एक रीजन ये भी है कि तुम भी ये समझ पाओ अब ह्यूमन रेस को फिर से पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी हम दोनों के ही शोल्डर्स पर है। इस पर तो फैंग एक स्माइल के साथ कहता है मैं समझ गया। इसी के साथ फिर नेक्स्ट सीन में हम एंसेस्टर जुआन की उस प्रोजेक्शन को देख पाते हैं जो कि यहाँ मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड और उनके सभी साथियों को जाता हुआ देखकर हल्का सा अपनी आंखों को मूव करते हैं और फिर हमें उनकी मन की आवाज सुनाई पड़ती है जिसमें वो बोल रहे थे लुओ फैंग। यानी कि दोस्तों भले ही एंसेस्टर जुआन ट्रैप्ड हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ वर्चुअल यूनिवर्स में हो रही हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर मेरी हालत ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इससे आगे का पार्ट अली भाई कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज की ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाली है जिसमें आगे के एपिसोड को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ प्लेनेट अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ लुओ फेंग आखिरकार वापस लौट आया था और वो अपनी वाइफ के साथ एक डेट पर है। मिस यूयन तो यहाँ काफी जरा खुश थी जबकि दूसरी तरफ लुओ फेंग कहीं पर खोया हुआ था। वो अपने मन में सोच रहा है कि 1 लाख साल की डेवलपमेंट के बाद हमारी अर्थ की जो लिनिएज है वो काफी जरा एक्सपेंड हो गई। अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो पूरे की पूरी यूनिवर्स में फैल चुकी है। जो बात सही भी है, लुओ फेंग को भी ये कहते हुए काफी प्राउड महसूस हो रहा था और वो कहता है कि ये बात तो अब साबित हो चुकी कि अर्थ एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर पावरफुल वॉरियर्स के पैदा होने के चांसेस काफी जरा बढ़ चुके। यहाँ अर्थ पर अब स्टार लेवल से लेकर यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स तो काफी आसानी के साथ पाए जाते हैं। लुओ फेंग की ये सब सोचती हम लोगों को यहाँ एक श्रद्धांजलि का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हम सीनियर ब्रदर होंग और साथी सर ली शेन को देखते हैं। ये तीनों जंगों में खोए हुए अपने कॉमरेड्स को याद करते हुए उन्हें रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे, जबकि साथी सर लुओ फेंग अपने मन में कह रहा था कि अब तो अर्थ पर अनडाइंग गॉड्स की तादाद टोटल 11 हो गई है, जबकि ये भी अर्थ के लिनिएज के सिर्फ राइज होने की शुरुआत है। आने वाले फ्यूचर में हम यकीनन इससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। ये सब बोलते हुए यहाँ हमें इन तीनों भाइयों के आर्मर का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सिटी 003 पर आ गया था जिसे नेचर रिजर्व सिटी के नाम से भी जाना जाता है और हम देखते हैं कि लुओ फेंग वहाँ की एक बिल्डिंग पर बैठा हुआ था जहाँ लुओ फेंग अपने मन में सोच रहा था कि बेशक मैं ह्यूमन रेस के हाईएस्ट काउंसिल के अंदर इंटर तो कर चुका हूँ पर फिर भी मुझे अक्सर ओपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यूनिवर्स मर्सेनरी अलायंस जिससे मास्टर हुआंग जियान लीड करते हैं, या फिर फर्स्ट यूनिवर्स बैंक जो कि मास्टर किंगडोंग की लीडरशिप में आता है, साथ ही गैलेक्टिक स्टेलर बैंक भी जिसे मास्टर पेंग गोंग संभालते हैं। इस तरह के और भी कई सारे पावरफुल मेजर फोर्सेस है जिन्हें जबरदस्ती अर्थ से निकाला गया है। इन सबको शांत करना और संभाले रखना कोई आसान काम नहीं। यहाँ लुओ फेंग जब ये सब कह रहा था साथ ही सर वो अपनी पास्ट की यादों को भी याद कर रहा है, वो सारी पास्ट मेमोरीज जिनसे कभी लुओ फेंग गुजरा था। साथ ही सर हम देखते हैं कि लुओ फेंग उसी लोकेशन पर आ जाता है जहाँ पर उसने खुद को सैक्रिफाइस किया था गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करते हुए। लुओ फेंग यहाँ पर आकर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है जहाँ पर वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे कल्टिवेशन करके खुद को और ज्यादा ताकतवर करना होगा, जो करने के बाद ही मुझे अर्थ से और ज्यादा सपोर्ट हासिल हो सकता है। ये सब सोचते हुए लुओ फेंग बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। साथ ही सर वो अपने गुजरे हुए दोस्तों की पुरानी मेमोरीज को भी रिक्रिएट कर रहा था, वो सारी अच्छी यादें जो यादें लुओ फेंग ने कभी न कभी उनके साथ गुजारी थी। यहाँ पर इसी तरह करते करते लुओ फेंग 12 साल तक कल्टिवेशन करता है, जहाँ लुओ फेंग अपने गोल्डन क्योटिक विंग्स को और ज्यादा मास्टर करने की कोशिश कर रहा था और 12 साल के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वो फुरस से जंप करते हुए स्पेस में आ गया, जहाँ पर आती लुओ फेंग अपने गोल्डन क्योटिक विंग्स को एक्टिवेट करते हुए साथ ही साथ कह रहा था कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये गोल्डन क्योटिक विंग्स इन्हें फुल पोटेंशियल पर मास्टर करना मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो रहा है। पूरे 12 साल की मेहनत के बाद मैं बड़ी मुश्किल से गोल्डन क्योटिक विंग के सिर्फ सेकंड लेवल को ही अनलॉक कर पाया, पर
मगर चूंकि लुओ फेंग ने अपने गोल्डन क्योटिक विंग के सेकंड लेयर को अनलॉक कर ही लिया था, इसलिए वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि चलो अब इसकी पावर लेवल को भी टेस्ट कर लिया जाए। जो कहते हुए लुओ फेंग की आंखों में एक्साइटमेंट की वजह से एक अलग ही चमक आ जाती है और हम देखते हैं कि वो स्पेस में थोड़ी और ज्यादा ऊंचाई पर आ गया, जहां आती वो अपने गोल्डन क्योटिक विंग के सेकंड लेयर की पावर्स को अनलीश कर देता है। जो पावर किसी गोल्डन मीटियोर शावर की तरह दिखाई दे रही थी और वो पूरी यूनिवर्स में फैल रही है, जिस पावर को तो लुओ फेंग की पुरानी सीनियर टीम इवन के और भी कई सारी ह्यूमन रेस के कल्टिवेटर्स देख रहे थे, चाहे फिर वो लुओ फेंग के सर्वेंट्स हो या फिर ब्रदर होंग जो कि लुओ फेंग के ऑरा को सेंस कर पा रहे हैं। वो समझ गए थे कि ये टेरिफाइंग पावर किसी और की नहीं बल्कि हमारे ब्रदर लुओ फेंग की है, जिसे इतना ज्यादा पावरफुल होता हुआ देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी अपनी एनर्जी को इतनी दूर तक फैलता हुआ देखकर खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि सेकंड लेयर की एनर्जी तो 1.2 लाइट ईयर्स तक चली गई है और ये एनर्जी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि ये देखते ही देखते 3.8 लाइट ईयर्स तक पहुंच गई। इसके बाद इसी तरफ वो एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती रही और आखिर तक आते आते हम देखते हैं कि वो 19.6 लाइट ईयर्स तक पहुंच चुकी थी। इतने दूर तक यानी ये अटैक जा सकता है, जबकि साथ ही साथ लुओ फेंग कहता है कि इसका रेडियस भी 80 लाइट ईयर्स तक होगा, यानी कि पूरे 80 लाइट ईयर्स की रेडियस में यहाँ लुओ फेंग की बॉडी के आसपास जो भी चीज मौजूद होगी, लुओ फेंग उस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर थी, क्योंकि इस पावर का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग किसी भी प्लेनेट को आसानी के साथ चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर पाएगा। उसे बस सिर्फ सोच रही है और वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो जानकर तो खुद लुओ फेंग तक हैरान था। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि इस तरह की पावर तो आसानी के साथ स्पेस टाइम मास्टरी को सरपास कर सकती है। यह लुओ फेंग जब ये सब कह रहा था, अंदर की तरफ हम देखते हैं कि बाबाता ने अपनी पूरी रिसर्च कंप्लीट कर ली थी, जहां वो लुओ फेंग को बताती है कि यहाँ से 7 लाइट ईयर्स दूर मैंने स्कैन करके देखा, तुम जिस रेड जायंट स्टार को देख रहे हो वहाँ पर कोई भी लाइफ फोर्स मौजूद नहीं है, यानी कि वो पूरी तरीके से बंजर और बेजान है। तुम चाहो तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये सुनकर तो लुओ फेंग भी खुश हो गया और वो एक्साइटेड होकर अपनी मुट्ठी बंद करते हुए जवाब देकर कहता है कि ठीक है, फिर मैं उसी प्लेनेट पर अपनी पावर्स को टेस्ट करूंगा। ये कहते ही लुओ फेंग उसी प्लेनेट की तरफ देखते हुए कहता है कि डिस्ट्रॉय। लुओ फेंग का बस सिर्फ ये कहना ही था कि तभी अचानक वो रेड जायंट स्टार पूरी तरीके से शटर हो गया। इस खतरनाक तबाही की वजह से तो स्टार के छितरे हो चुके थे, जो देखकर तो बाबाता भी खुश होते हुए कहती है कि ये पावर तो इनक्रेडिबल है। इस तरह की टेरिफाइंग पावर के होते हुए तो कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा, सबको यही लगेगा कि तुम एक यूनिवर्स मास्टर हो। लुओ फेंग को भी ये सुनकर खुशी हो रही थी और वो यहाँ पर कहता है कि मैं इस सेकंड लेयर को नाम दूंगा गोल्डन किंगडम। बाबाता भी लुओ फेंग की गोल्डन क्योटिक विंग्स को गौर से देख रही थी, जहां लुओ फेंग कहता है कि अफसोस की बात तो ये है कि इस विंग पर सीक्रेट इनकार्विंग्स को स्कैन करके मुझे ये बात मालूम हुई कि ये गोल्डन क्योटिक विंग्स अभी भी इनकम्प्लीट है, यानी कि इनके 2-4 पीसेस अभी भी मिसिंग है, जिन्हें मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा ताकि मैं गोल्डन क्योटिक विंग्स की ट्रू पावर्स को अनलीश कर सकूं। लुओ फेंग जब ये सब कह रहा था तभी अचानक बाबाता लुओ फेंग को बताती है कि मुझे एक अर्जेंट ईमेल मिला है, जिसे वो ओपन करने वाली थी। तभी अचानक इनके सामने एंसेस्ट्रल गॉड की एक प्रोजेक्शन आ गई थी, जिसे देखकर बाबाता तो घबरा गई, लेकिन लुओ फेंग उन्हें पहचान लेता और वो उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि एंसेस्ट्रल गॉड, क्या आप मुझे तलाश कर रहे हो? जिस पर एंसेस्ट्रल गॉड भी यहाँ लुओ फेंग को हमें जवाब देता है। साथ ही साथ वो लुओ फेंग से कहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस में आकर मिलो, ग्रेट यूनिवर्स का ओरिजिन तुम्हारी रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है। जो कहती वो प्रोजेक्शन वहाँ से गायब हो गई। ये सुनकर लुओ फेंग भी उनकी बात मानते हुए फौरन से एंसेस्ट्रल गॉड सेट आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 5 कलर अरोरा लेक टेलीपोर्टेशन बीम यहाँ लुओ फेंग की बॉडी पर आकर गिरने लगी ताकि वो उसे टेलीपोर्ट करके एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस लेकर जा सके, जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। दूसरी तरफ दूर हम यहाँ एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस को भी देखते हैं, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा किसी लोटस की तरह दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक पैलेस ही कई सारे यूनिवर्स में फैला हुआ है। छोटी छोटी बहुत सारी गैलेक्सीज हम हर एक कोने पर देख पा रहे थे। एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस के लुक्स तो काफी ज्यादा सुप्रीम थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी यहाँ पैलेस के अंदर आ गया था, जहाँ उसे अपने सामने 2 फेस एंसेस्ट्रल गॉड देखने को मिला। इस एंसेस्ट्रल गॉड के असल में 2 चेहरे थे, जिसमें से एक व्हाइट फेस है और दूसरा ब्लैक फेस। ब्लैक फेस को तो आप लोग पहले ही प्रोजेक्शन में देख चुके हो, जो कि काफी ज्यादा गुस्सैल, ईवल और खतरनाक था, जबकि दूसरी तरफ व्हाइट फेस जो कि बहुत ही ज्यादा शांत और नरम मिजाज का है। लुओ फेंग भी यहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि आते साथ ही एंसेस्ट्रल गॉड को ग्रीट करने लगा। दूसरी तरफ एंसेस्ट्रल गॉड भी यहाँ लुओ फेंग को देखते हुए कहता है कि लॉर्ड ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, कि मुझे ग्रेट यूनिवर्स विल ने इन्फॉर्म किया है कि अभी तक तुम यूनिवर्स मास्टर लेवल पर नहीं पहुंचे। ये सुनकर तो लुओ फेंग थोड़ा सा चौकन्ना हो गया। दूसरी
दूसरी तरफ एंसेस्ट्रल गॉड कहता है लेकिन फिर भी तुमने अभी जिस टेक्निक को अनलीश किया वो एक यूनिवर्स मास्टर लेवल की टेक्निक है। ये शायद इसी वजह से क्योंकि तुम दूसरों से अलग कल्टीवेशन के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि तुम्हें दूसरों से ज्यादा खास और पावरफुल बनाती है। इस तरह की कल्टीवेशन मैंने इस पिरामिडियल यूनिवर्स में पहली बार देखी। लू फेंग यहाँ पर उनकी बातें सुनते हुए साथ ही साथ अपने मन में सोचते हुए कह रहा था कि आखिर ये सब इन्हें कैसे मालूम हुआ। अब मुझे मालूम हुआ कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट यूनिवर्स ओरिजिन विल के गार्डियन है, जो यूनिवर्स ओरिजिन विल ही यहाँ पर इन्हें सब कुछ बता रही थी। दूसरी तरफ एंसेस्ट्रल गॉड यहाँ लो फेंग से कहने लगा कि लो फेंग जब तुम सचमुच के यूनिवर्स मास्टर बन जाओ उसके बाद तुम चाहो तो तुम हमारे सेट के गार्डियन गॉड भी बन सकते हो। वैसे भी तुम ऑलरेडी एक बहुत लंबे अरसे से हमारे एंसेस्ट्रल गॉड सेट के एक एक्सटर्नल मेंबर हो। लुओ फेंग भी उनकी बातें सुन रहा था। तभी अचानक एंसेस्ट्रल गॉड यहाँ लुओ फेंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। जो कहते हुए लुओ फेंग के काफी जरा करीब आ गए थे। लुओ फेंग जानता है कि पिछली बार इसी तरह बिना सुने मिशन को एक्सेप्ट करने की वजह से उससे क्या नुकसान उठाना पड़ा था। उसका फादर ऑलमोस्ट उसके हाथ से मरता मरता बचा था और एंसेस्ट्रल गॉड को भी ये बात समझ आ गई थी, इसलिए वो पहले लुओ फेंग को बता देता है कि फिक्र मत करो, इस मिशन में तुम्हारा ह्यूमन रेस इन्वॉल्व नहीं है। क्या तुम इस मिशन को करना चाहोगे? जो सुनकर लुओ फेंग दूसरी तरफ जवाब देते हुए कहता है कि अगर इस मिशन में ह्यूमन रेस इन्वॉल्व नहीं है और ना मेरा कोई दोस्त इसमें नुकसान उठाएगा तो हाँ ठीक है, मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो एंसेस्ट्रल गॉड यहाँ कुछ हैंड साइंस बनाने लगा जैसे कि वो यूनिवर्स ओरिजिन विल के साथ बात कर रहा हो और थोड़ी देर के बाद वो लुओ फेंग को बताता है कि अभी अभी मुझे यूनिवर्स ओरिजिन विल से जानने को मिला कि युआन हाउस सीक्रेट रेल्म के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, जो चेंजेस आने वाले फ्यूचर में हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगी। जो सब बोलते हुए एंसेस्ट्रल गॉड यहाँ एक फ्रॉग की तरह दिखने वाला आर्टिफैक्ट भी समन कर लेता है। साथ ही साथ वो लुओ फेंग से कह रहा था कि यूनिवर्स ओरिजिन विल की खातिर तुम्हें इस आर्टिफैक्ट को लेकर वहां पर जाना होगा और वहां जाने के बाद तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि आखिर उन चेंजेस के पीछे क्या राज है। और साथ ही साथ एंसेस्ट्रल गॉड यहाँ पर लुओ फेंग को ये भी बताता है कि जैसे इस आर्टिफैक्ट यानी कि फ्रॉग की आंखें रेड कलर की चमकने लगेगी तो उस वक्त तुम्हारे आसपास जो भी जानदार होगा तुम्हें उसे फौरन जान से मारना है, तुम्हें उन सबको ही खत्म करना होगा। ये सब कहते हुए एंसेस्ट्रल गॉड पीछे की तरफ पलट जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उनका ब्लैक फेस इवल्स की तरह हंसते हुए लुओ फेंग से कहता है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और यहाँ पर ये कहते साथ ही हमारा ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। आप लोगों को हमारी ये कोलैबोरेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।